दोस्तों, आव्यू शुरू करने से पहले मुझे एक बात याद आती है जो बहुत ही प्रेरक है और किसी महान शायर ने लिखा है। वो दिन ही क्या जो अपनी कामयाबी का दुआ न करें, वो दिन ही क्या जो अपनी कामयाबी का दुआ न करें और अपनी मंजिल तक बिना पहुँचे जिंदा रहें, ये खुदा न करे। तो हम लोग का जो मंजिल है, छात्रों का, आपका, जो भी हो, जिस सेक्टर में हो, उस मंजिल को दम पा करके छोड़ना है। ठीक है, इस निश्चय के साथ किसी भी फील्ड में उतरना चाहिए। तो जो व्यक्ति कामयाब है उसके पीछे दुनिया है, जो व्यक्ति कामयाब नहीं है तो वो दुनिया के पीछे है। तो मैं चलिए अब इस आव्यूह को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, छात्रों, आज मैं आया हूँ एक बहुत ही अच्छा और नया चैप्टर, जिसका नाम है आव्यूह। इसका क्या नाम है? आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स। अब समझेंगे मैट्रिक्स क्या है और ये मैट्रिक्स आया कहाँ से। जरूरी है भी उसका ओरिजिन जाने, और उसके ओरिजिन को जानने के बाद पूरी दुनिया आसान सी लगने लगती है। तो सबसे जरूरी है कि आव्यूह क्या है, इसको जाने। क्या लिखे हम? आव्यूह। इसको अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहते हैं। और आव्यूह एक अदिश राशियों या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। आव्यूह क्या है? आव्यूह एक अदिश राशियों या फलनों का आयताक्रम क्रम विन्यास है, मतलब उसको सजाया जाता है। अब देखिए, इसमें समझते हैं आव्यूह, इसका तो परिभाषा लिख रहे हैं। एक अदिश राशि के बारे में जान रहे हैं। अदिश राशि जिसमें परिमाण हो परंतु दिशा नहीं हो, मीन्स 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये सब क्या है? अदिश है। अदिश राशियों या फलन किसको कहते हैं समझते हैं। फलन, तो फलन होता है किसी भी फंक्शन में कुछ डाले तो वो कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा, तो वही रिजल्ट उसका फलन होता है। जिस प्रकार हम लोग मिल करके एक पौधा लगाए आम का, तो आम का पौधा लगाने के बाद उसमें पानी दिए, खाद दिए, टोटल सामान उसमें डाले, तो उसके बदले जो रिजल्ट हुआ, फल हुआ, आम फला, उसी को कहते हैं फल। क्लियर है? तो फलन का क्रम विन्यास, किसका क्रम विन्यास सजाया जाता है। क्रम विन्यास, विन्यास मतलब होता है सजाना, विन्यास मतलब क्या होता है? सजाना। तो एक क्रम से सजाया जाता है आयताकार रूप में। किस रूप में? आयताकार। आयत तो समझते हैं, आयत उसको कहते हैं जिसके आमने सामने का भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? आयत। तो आयताकार क्रम विन्यास हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? मैट्रिक्स। जैसे और क्या लिखे हैं यहाँ पे, अगला पॉइंट लिखा हुआ है, देखिएगा। इसे सुंदर लगने के लिए लघु या दीर्घ कोष्ठ में बंद किया जाता है। इसको सुंदर लगने के लिए, खूब अच्छा दिखे, इसके लिए इसको दीर्घ या लघु कोष्ठ में, दीर्घ मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, बड़ी कोष्ठ, छोटी कोष्ठ हम लोग पढ़े हैं। सुंदर लगने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि इसमें कोष्ठ डालें। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, किसी मान लीजिए कि 12 तक के संख्याओं को हम सजा लिए 3 3 करके, एक क्रम विन्यास। तो ये हो गया क्षैतिज लाइन, ये क्या हो गया? क्षैतिज। ये हो गया उदग, ये क्षैतिज, ये क्षैतिज लाइन और उदग लाइन इसमें सजाते हैं। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो क्रमवार लाइन लगते हैं, क्रम से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ठीक है। तो लाइन ऐसे भी लगते हैं और ऐसे भी लगते हैं, तो ऐसे भी सजाता है और ऐसे भी सजता है। यही एक क्रम विन्यास है जिसको हम लोग क्या कहेंगे? आव्यूह कहेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा आव्यूह के इतिहास पर। कहां पर? आव्यूह के इतिहास। आव्यूह आया कहां से? तो सबसे पहले आव्यूह जनरली आप लोग जानते होंगे, व्यूह रचना। महाभारत काल में व्यूह रचना की बातें हुई थी और अभिमन्यु जो गया था व्यूह को भेदने के लिए, उसको कहते थे चक्रव्यूह। चक्रव्यूह क्यों कहते थे? वो चक्का के जैसा व्यूह बनाया, ऐसा वो चक्का के जैसा व्यूह बनाया। देखे होइएगा महाभारत में, तो वो चक्का के तरह व्यूह बनाया, सैनिक को सजा दिया,
चक्का के तरह वो सैनिक को सजाया, इसीलिए इसको कहते थे चक्रव्यूह। इसको क्या कहते थे? चक्रव्यूह। और इसको क्या कहते हैं? आव्यूह। आव्यूह मतलब आयत। आव्यूह, आयत के जैसा व्यूह बनाया। किसके जैसा? आयत। देखिए, जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो आमने सामने, इसमें भुजा से क्या मतलब है? जितना एलिमेंट इसके लंबाई में है, लंबाई में कितना एलिमेंट, सभी जगह बराबर है। 1 2 4 ठो यहाँ भी, 4 ठो यहाँ भी, 4 ठो यहाँ भी। इसमें देखिए 3 3 3 3 सभी बराबर है, तो उसी को कहते हैं आव्यूह। आयत के रूप में व्यूह बना दिया, सैनिक को सजा दिया। तो जनरली तो हम लोग पढ़े हैं, महाभारत काल से ही जान रहे हैं कि महाभारत में इसकी चर्चा है। परंतु महाभारत में तो चर्चा है, लेकिन हम लोग के यहाँ एक समस्याएं रही है। तो शिक्षा जो रहा है वो सब दिन से ब्राह्मणों के बीच रहा है। आप लोग को पता होगा कि पहले शिक्षा जो होता था वो संस्कृत भाषा में होता था। संस्कृत भाषा में होता था तो संस्कृत थोड़ा सा क्लिष्ट भाषा कहा जाता है। संस्कृत क्या है? थोड़ा सा क्लिष्ट भाषा है, और यह केवल सम्भ्रात वर्गों तक ही सीमित था। और हम लोग के यहाँ एक बात आज भी कायम है कि हम कुछ नई बात को जानते हैं या हमारे पास कुछ नया चीज आ जाता है तो हम लोग उसको छुपा करके रखते हैं, दूसरा कोई देख ना ले और ले ना ले। तो हमारे देश में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसका विकास बहुत पहले हो चुका था, दुनिया से बहुत, दुनिया के और देशों से बहुत पहले। लेकिन यहाँ के जो लोग थे वह आम जन तक पहुंचाते नहीं थे उस चीज को, जिसके वजह से शिक्षा का विकास बड़ी धीमा रहा हमारे देश में। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता जैसे यूरोप सब में, वहां क्या था कि कोई व्यक्ति किसी चीज का इन्वेंशन किया, कुछ चीज का खोज किया, तो उसको हर एक लोगों तक पहुंचाया जाता था। ऐसी बातें थी, लेकिन हमारे देश में ऐसी बातें थी नहीं। तो सोच लीजिए, ये आव्यूह हम लोग जानते हैं महाभारत काल में चक्रव्यूह, चक्र मतलब चक्का, चक्का के जैसा जो व्यूह की रचना हुआ उसी को हम कहते थे चक्रव्यूह। लेकिन आव्यूह, आयत के जैसा जो हम लोग व्यूह की रचना किए, आयत के जैसा व्यूह की रचना किए, उसी को क्या कहते हैं? आव्यूह, और इसको कहते हैं अंग्रेजी में मैट्रिक्स। तो हम लोग तो अपने देश में बहुत पहले से चक्रव्यूह को जानते हैं, महाभारत काल से ही। तो चक्का के जैसा था, ये आयत के जैसा था, तो इसका नाम आव्यूह हो गया। तो अब इसका इतिहास जानते हैं कि गणित में जहां से इसकी चर्चा, इतिहास क्या, इतिहासकार जहां से इसको लिखना शुरू किया, हम लोगों तक पहुंचा दिया, है ना, वही हो गया इसका इतिहास। इतिहास तो ऐसे जाने महाभारत काल से ही है, लेकिन महाभारत काल में मैथ में ऐसी चर्चा है नहीं, गणित में। उस समय गणित होगा लेकिन उतना विस्तार से था नहीं। तो अब जो हम लोग सिलसिलेवार ढंग से पढ़े हैं, तो उसके बाद आते हैं महाभारत काल से बाद दूसरी शताब्दी में चीन में आव्यूह की रचना होती थी युद्ध कला में। इसका शुरुआत लगभग महाभारत काल से हुआ। महाभारत काल की बात छोड़ दीजिए, लेकिन चीन में एक मैथमेटिक्स है, उसमें इसकी चर्चा है कि दूसरी शताब्दी में ही आव्यूह की रचना हुई युद्ध कला में। युद्ध कला में आव्यूह बना करके युद्ध लड़ा जाता था। लेकिन इसकी प्रमुख जो इसका विकास हुआ, मैथमेटिकल उपयोग जो हुआ, वो हुआ कब? 1545 ईस्वी में। कब हुआ? 1545 ईस्वी में। और इटली के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था गिरोलामे, जिनका नाम क्या था? गिरोलामे कार्डेनो। गिरोलामे कार्डेनो एक इटली के गणितज्ञ थे जो 1545 ईस्वी में आव्यूह का प्रकाशन किया। किसका प्रकाशन किया? आव्यूह का। किसका प्रकाशन किया? आव्यूह का प्रकाशन कब हुआ? 1545 ईस्वी में इटली में। इटली से शुरू हुआ इसका प्रकाशन। सर्वप्रथम कौन इसका प्रकाशन किया? गिरोलामे कार्डेनो। 1545 ईस्वी में इसका गणित में उपयोग हुआ, चर्चा हुआ और इसका प्रकाशन हुआ।
1545 ईस्वी में। लेकिन और इसका विस्तार जो हुआ, ये गिरोलामे कार्डेनो इसका जो प्रसार करवाए वह यूरोप से लेकर के एशिया तक। एशिया में कहे कि चीन में तो बताए थे कि आव्यूह की चर्चा थी युद्ध कला में, लेकिन इसको मैथ में ले आया गया कब? 18वीं शताब्दी में इसका व्यापक उपयोग होने लगा। कब से? 1800 ईस्वी से इसका व्यापक उपयोग होने लगा। किसका? आव्यूह का। आव्यूह में सजाया जाता है। जैसे आप लोग जान लीजिए कि एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट को बहुत जानते हैं हम लोग कि एक ए है, बी है, सी है, 3 बैट्समैन है, ए है, बी है, सी है। चलिए तो यहां पे आते हैं। एक 50 है, 50 रन बनाया, एक 100 रन बनाया, शतक है, एक 30 रन वाला है, और मान लीजिए एक 0 पर भी है। ये 30 कुछ एवरेज है। तो ए 5 ठो 50 रन बनाया, 10 ठो शतक बनाया, और 10 बार ये 30 रन तक गया, और 5 बार ये 0 पर भी आउट हुआ। ठीक है। इसी तरह से बी 8 बार 50 मार दिया, 8 बार 50 मार दिया, और शतक मार दिया 4 बार, और ये 30 तक रन बनाया होगा कम से कम 6 बार मान लीजिए। और कितना हो गया? ये सब एक साथ खेल रहा था, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। और एक टीम है ABC जिसमें प्लेयर है, वो बैट्समैन है, इस ढंग से वो खेला। देखिए तो 5 10 15 10 25 5 30, यहाँ ये 6 4 10 8 18 बार 12 बार ये 0 पे आउट हो गया। 30 पूर्ण चाहिए, है ना? कहे कि सब तो समान पारी खेला है, एक साथ यदि खेला होगा तो, है ना? हो सकता है कोई पहले डेब्यू किया, कोई बाद में डेब्यू किया, तो इसका एक निश्चित समय में 5 ठो 50 मार दिया, और 4 ठो शतक मार दिया, और 30 रन 6 बार मारा 30 तक, और 0 पे ये 20 बार आउट हो गया। सपोज दैट हो सकता है कोई पहले डेब्यू कर लिया तो ज्यादा पारी में खेला होगा, कोई कम पारी में खेला होगा, इतना रन बनाया। इसी को हम लोग क्या किए हैं? देखिए सजा दिए हैं। इसको देखिए आयताकार रूप में, आयत के रूप में है। आयताकार क्रम विन्यास जो है संख्याओं का या फलनों का। फलन क्या होता है? हम लोग जो क्रिकेट खेले, 50 रन बनाए तो मेरा फल हुआ, 50 रन जो हुआ हमारी उपलब्धि हुई तो वो मेरा फल हुआ। लेकिन टीम का फल क्या हुआ? टीम का फल हुआ जीत या हार। हमारे टीम का फल क्या हुआ? जीत या हार। तो टीम को जीत या हार से देखा जाता है। लेकिन पर्सनल उपलब्धि की बात की जाए तो हो सकता है हम किसी मैच में 30 रन बनाए, किसी में 40 रन बनाए, किसी में 20 रन बनाए। तो ये 1545 ईस्वी से गणित में शामिल हुआ, और इटली के गिरोलामे कार्डेनो, कौन? गिरोलामे कार्डेनो ने इसका प्रकाशन किया। कब? 1545 ईस्वी में। और इसका व्यापक उपयोग जो होने लगा गणित में 18वीं शताब्दी से, और ये चीन से शुरू हुआ व्यापक उपयोग इसका। तो ये तो समझ में आ गया, ये इसका इतिहास था। ठीक है, समझ में आ गया कि आव्यूह क्या है? आयत के रूप में व्यूह रचना ही आव्यूह है। सिंपली आयत के रूप में व्यूह रचना कर दिए। लेकिन हम लोग गणित पढ़ते हैं तो गणित में संख्याओं की जरूरत है। किसकी जरूरत है? संख्याओं की, फलनों की। तो फलनों या संख्याओं को आयताकार रूप में सजा देना ही क्या कहलाएगा? आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए कम से कम इसकी परिभाषा को, और वो तो समझ ही गए। तो इसमें लिखा हुआ है, इसे सुंदर लगने के लिए लघु या दीर्घ कोष्ठ में बंद किया जाता है। किसे बंद किया जाता है? आव्यूह के सदस्य को, एलिमेंट को। जैसे युद्ध में फौज को सजाया जाता है आयताकार क्रम विन्यास में, या वर्गाकार क्रम विन्यास में, या गोलाकार क्रम विन्यास में सजाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग संख्याओं को सजाएंगे। किसको सजाएंगे? संख्याओं को सजाएंगे। लेकिन उसे बंद किसमें किया जाता है? उस संख्याओं को बड़ी ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट में। किसमें? बड़ी ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट में। एक सिंबल है ना? तो चलिए, तो मान लीजिए ए एक आव्यूह है, ए एक सैनिक की टुकड़ी भी कह सकते हैं। तो हम लोग आव्यूह
को जो रिप्रेजेंट करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर से। अवयव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर से। और उसके सदस्य को, एलिमेंट को, यदि अंग्रेजी का वर्णमाला है तो छोटी अक्षर रहेगा, और नंबर है तो 1 2 3 4 5 जो भी है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्रम विन्यास में 1 2 3 4। इसको छोटी कोष्ठ में भी लिख सकते हैं, दोनों। आपकी मर्जी जो अच्छा लगे, लेकिन जनरली बुक में जो उपयोग होता है ये बड़ी कोष्ठ का ही उपयोग होता है, तो हम लोग इसी का उपयोग करेंगे, काहे कि बुक के अकॉर्डिंग चलना है। अब आगे आते हैं कोटि। अवयव का कोटि क्या होता है? कोटि समझते हैं। अवयव का कोटि। कोटि। अब अवयव का कोटि होता क्या है इस बात को समझते हैं हम लोग थोड़ा। चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। M पंक्तियों तथा N पंक्तियों, M पंक्तियों तथा N स्तंभों, N स्तंभों, N स्तंभों वाले किसी अवयव को, स्तंभों वाले किसी अवयव का कोटि M गुना N होता है। कोटि क्या होता है? M गुना N। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक अवयव है M पंक्ति। पंक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं रो, ROW, रो। पंक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रो। और इसको कहते हैं ऑर्डर। कोटि को कहते हैं ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर। इसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अवयव का कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। M पंक्ति को कहते हैं अंग्रेजी में रो, जिसको सूचित करते हैं R से। स्तंभ को कहते हैं कॉलम, COLUMN, कॉलम। इसको C से सूचित करते हैं, ठीक है। पंक्ति को रो कहते हैं, जिसको R लिखते हैं जिसके लिए, और N को स्तंभ कहते हैं, और इसको कॉलम, स्तंभ को कॉलम कहते हैं, कॉलम कहें या स्तंभ कहें, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो ऑर्डर होता है M गुना N होता है। अवयव का जो कोटि होता है, कोटि अंग्रेजी में ऑर्डर M गुना N होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। चलिए एग्जाम्पल, आइए। A बराबर एक अवयव है A11, A12, A13 डॉट 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 A1N, N तक हो गया। फिर A21, A22, A23 डॉट 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 A2N। अब 2 के बाद तीसरा रो A31, A32, A33 डॉट 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 A3N। अब M डॉट 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 AM कहां तक जाएगा? M तक। रो M, पंक्ति M तक जाएगा। M कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 1000 1 करोड़ कुछ भी, ठीक है। तो M तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। इसका ऑर्डर क्या होगा? डॉट 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 डॉट, तो यहां पे लिखेंगे A M2, A M3 डॉट डॉट डॉट
एम एन। चलिए एम जो है वो रो की संख्या और एन जो है वो कॉलम की संख्या। देख रहे हैं, एम रो की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, एन कॉलम की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। और इसके एलिमेंट को आव्यूह के सदस्य को ए बराबर ए आई जे, आव्यूह के सदस्य को ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्डर को एम गुना एन, कोटि को एम गुना एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग बुक में यह लिखा हुआ देखते हैं, बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ रहता है आई जे और एम एन। यह समझ में नहीं आता कि आई जे क्या है, एम एन क्या है। चलिए इसको समझते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूं। आई जो होता है ये रो की संख्या को रिप्रेजेंट करता है और एम जो रिप्रेजेंट करता है कि कितना है, नंबर ऑफ रो, ये रो की संख्या को। लेकिन इसका जो हम एलिमेंट है, इसके एलिमेंट के संख्या को, ये रो की संख्या को कितना रो है, लेकिन ये एलिमेंट की संख्या को, किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट है ना। एलिमेंट का ये जगह बताता है, सदस्य का जगह। जैसे देखिए एक एक है, इसका मतलब क्या, ये जो एलिमेंट है पहला रो पहला कॉलम का है, पहला रो पहला कॉलम का है। 1 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये जो एलिमेंट है पहले रो दूसरे कॉलम का, ये दूसरा कॉलम है। और A13 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो है पहले रो तो पहला है। ऐसे वाले लाइन को रो और ऐसे वाले लाइन को कॉलम कहते हैं, ठीक है। रो और कॉलम, स्तंभ और पंक्ति और स्तंभ। ये पंक्ति और ये स्तंभ। स्तंभ मतलब क्या, स्तंभ मतलब खुट्टा जो गाड़ देते वो स्तंभ हो जाता है ना। ये पंक्ति में खड़ा होते हैं, याद होगा स्कूल में जब खड़े होते हैं हम लोग, कहता है कि पंक्तिबद्ध हो जाओ, कतारबद्ध हो जाओ, है ना। वही पंक्ति हुआ, खड़ा हुए। ऐसे कितना लाइन लगा, ये कॉलम हो गया। तो समझ में आ गया। तो आई जे एलिमेंट कहाँ है, इसके स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा एलिमेंट है। जैसे 1 2 पहला रो दूसरा कॉलम, 1 3 पहला रो तीसरा कॉलम, और यहाँ पे लिखा हुआ A1N पहला रो और N कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। अब आइए यहाँ पे हम समझते हैं MN और IJ में क्या अंतर है। MN कहाँ लिखते हैं और IJ कहाँ लिखते हैं, समझ ही गए। अंदर जो है IJ, इसके एलिमेंट में IJ लिखा जाता है, लेकिन इसके ऑर्डर में, ऑर्डर मतलब क्या कि कितना रो कितना कॉलम है। अब यहाँ पे आइए, इसमें रो की संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 M, 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक, M तक। तो M कोटि होता है M गुना N लिखिए, कितना कॉलम 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, N तक, N। ये हो गया कोटि, समझ में आ गया कोटि क्या होता है। क्लियर है। अब आइए I और M में क्या अंतर है। I जो होता है 1 से बड़ा, 1 के बराबर और M से छोटा या M के बराबर हो सकता है। और N जो होता है N के साथ भी वही कंडीशन। I और N के बीच में क्या रिलेशन, इसको जानते हैं, J और N के बीच में। तो J जो होता है 1 से बड़ा 1 के बराबर की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और N होता है, यहाँ पे J लिखिए, J हाँ, J जो होता है 1 से बड़ा, J क्या होता है 1 से बड़ा 1 के बराबर, N से छोटा N के बराबर। ये I और M के बीच रिलेशन है और J और N के बीच रिलेशन है। सिंपल सी बात है। N जो है वो कॉलम की संख्या को और M जो है ये रो की संख्या, लिखा हुआ है ना, M रो, R कॉलम, C कॉलम। क्लियर है। रो और कॉलम
तो कोटि कितना हो गया m गुना n, आव्यूह का कोटि कितना हो गया m गुना n। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। इसका कोटि यदि कोई पूछ दे हमको, इसका क्या कोटि है, तो देखिए रो कितना है, रो 1 2 3, 3 गुना कॉलम कितना है 1 2 3, इसका कोटि कितना होगा 3 गुना 3, कोटि क्या हो गया 3 गुना 3, इसका भी तो सेम है। चलिए इसको समझ गया। अब आगे आते हैं हम लोग। चलिए तो अब आते हैं आव्यूह के सदस्यों की संख्या। आव्यूह के सदस्यों की संख्या क्या होता है, इससे पहले क्या पढ़े, उसका कोटि क्या होता है, कोटि होता है m गुना n। अब सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के आव्यूह के सदस्यों की संख्या, आव्यूह के सदस्यों की संख्या, तो सदस्यों की संख्या में होता है, अब देख लीजिए एक आव्यूह है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक आव्यूह A है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए तो आव्यूह के सदस्यों की जो संख्या होता है, अब इसको जानते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, सदस्यों की संख्या कितनी है। तो सिंपल सी बात है, काउंट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सिंपल सा रो कितना है 1 2 3, पहले कोटि लिखिए 3, कॉलम कितना है 1 2 3 4 गुना 4, तो 4 तिया कितना 12। तो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आव्यूह में कितने सदस्य हैं, ए में दे देगा 12, बी में दे देगा 3 गुना 4, सी में दे देगा 4 गुना 3, और डी में दे देगा नन ऑफ दीज। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन देगा, ये आव्यूह दिया हुआ है, आव्यूह में कितने सदस्य हैं, सदस्य तो 12 है, तो कोई कह सकता है 4 तिया 12, ये भी तो 12 है, गड़बड़ है। 3 और 4 ये कोटि को रिप्रेजेंट करता। हाँ, यदि आपसे पूछेगा इस आव्यूह का कोटि क्या है, तो सदस्य कितना है तो 12 है। यदि आपसे पूछ दे इसी क्वेश्चन के जगह आव्यूह में कितने सदस्य के बदले कि आव्यूह का कोटि क्या है, कोटि, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इस कंफ्यूजन से बचना है हमेशा। तो आव्यूह का कोटि क्या है, तो कोटि पहले रो की संख्या गुना कॉलम की संख्या। देखिए 12 आप तो समझेंगे, 3 चौक 12 ये भी हो सकता है, 3 चौक 12 ये 3 गुना 4 ये भी हो सकता है, 4 गुना 3 ये भी हो सकता है, नन ऑफ दिस की तो बात ही नहीं है। अब आइए होगा क्या, इस बात को जानते हैं। 12 तो होगा नहीं, 12 क्या है सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। और बी कोटि जो होता है पहले रो उसके बाद कॉलम, उल्टा नहीं लिख सकते हैं, कॉलम गुना रो गुना कॉलम। तो रो कितना, रो आर, ये कॉलम, रो कितना 3 1 2 3, कॉलम कितना 1 2 3 4, तो 3 गुना 4 ये होगा ऑप्शन। तो जब भी आव्यूह की कोटि पूछेगा तो जैसा है जितना रो उतना कॉलम उसको लिखना है, और सदस्य पूछेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको गिन करके लिख देंगे। क्लियर है। चलिए अगला थ्योरी में चलते हैं।